हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं H2O2 की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी H2O2 की ऑक्सीकारक प्रकृति। H2O2 जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करता है और ये सभी माध्यम में, उदासीन, अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में, सभी में ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उदासीन माध्यम के अंदर H2O2 किस प्रकार से यौगिकों को परिवर्तित करता है, H2O2 किस प्रकार से ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट के अंदर परिवर्तित करता है। तो H2O2 का जो अणु होता है वो टूट जाता है H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन के अंदर। ये ऑक्सीजन जो होती है ये नवजात ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर PbS की जब ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, PbS नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके PbSO4 का निर्माण करती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम 4 नवजात ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ इस पहले वाली अभिक्रिया को 4 से गुणा कर देते हैं। 4 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन कट जाती है और जो कुल मिला के अभिक्रिया बनती है PbS प्लस 4H2O2, प्रोडक्ट बनता है PbSO4 प्लस 4H2O, यानी कि यहाँ पर लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट के अंदर H2O2 परिवर्तित कर देता है। सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट के अंदर परिवर्तित करता है। H2O2 का अपघटन होता है H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन के अंदर और ये नवजात ऑक्सीजन Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड के साथ अभिक्रिया करके Na3ASO4 बनाती है। यहाँ पर दोनों साइड में नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी। फाइनल अभिक्रिया इन दोनों को जोड़ के बनेगी Na3ASO3 प्लस H2O2, प्रोडक्ट में बनेगा Na3ASO4 प्लस H2O, यानी कि सोडियम आर्सेनाइड जो है H2O2 के साथ अभिक्रिया करके सोडियम आर्सेनेट के अंदर परिवर्तित हो गया है। H2O2 H2S को, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर के अंदर ऑक्सीकृत कर देती है। H2O2 का अणु जो होता है वो टूट जाता है H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन के अंदर और H2S जो होती है नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O प्लस सल्फर बनाती है। यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन को कैंसिल कर देते हैं। तो अभिक्रिया जो फाइनल बनती है H2S प्लस H2O2 इक्वल टू 2H2O प्लस सल्फर, यानी कि H2S का सल्फर के अंदर ऑक्सीकरण हो गया है। सोडियम नाइट्राइड को सोडियम नाइट्रेट के अंदर ऑक्सीकृत कर देता है। अभिक्रिया वही है, H2O2 जो होता है H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन के अंदर टूटेगा और ये नवजात ऑक्सीजन NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करके NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करती हैं। NaNO2 जो फाइनल अभिक्रिया बनेगी, नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल अभिक्रिया बनेगी NaNO2 प्लस H2O2 इक्वल टू NaNO3 प्लस H2O। बेंजीन के साथ H2O2 की अभिक्रिया FeSO4 के साथ कराने पर फिनॉल प्लस जल बनता है। रिएक्शन जो बनती है C6H6 प्लस H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ FeSO4, प्रोडक्ट बनेगा C6H5OH फिनॉल प्लस H2O। H2O2 की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं आयोडीन का निर्माण होता है। अम्लीय माध्यम में H2O2 की ऑक्सीकारक प्रकृति। सबसे पहले ये पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन के अंदर परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर H2O2 का अपघटन जो होता है जल एवं नवजात ऑक्सीजन के अंदर होता है और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस H2SO4 अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके K2SO4 प्लस H2O प्लस I2 बनाता है। अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं यहाँ पर 2Ki। नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो जाती है। दोनों अभिक्रिया को जोड़ने पर 2Ki प्लस H2SO4 प्लस H2O2 प्राप्त होता है, जिससे उत्पाद प्राप्त होता है K2SO4 प्लस 2H2O प्लस I2। H2O2 FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस के अंदर परिवर्तित कर देता है, यानी फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट के अंदर परिवर्तित कर देता है। H2O2 इक्वल टू H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, यहाँ पर FeSO4 H2SO4 अम्ल के साथ अम्लीय माध्यम में नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके Fe2SO4 थ्राइस प्लस H2O2 बनाता है, H2O बनाता है। दोनों तरफ नवजात ऑक्सीजन एक दूसरे से कैंसिल करने पर
अभिक्रिया को जोड़ने पर जो अभिक्रिया प्राप्त होती है 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, प्रोडक्ट जो बनता है Fe2SO4 थ्राइस प्लस 2H2O बनता है। H2O2 पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिक पेंटा ऑक्साइड, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड CrO5 में परिवर्तित कर देता है। H2O2 टूट के H2O प्लस ऑक्सीजन के अंदर जाता है। यहाँ पर K2Cr2O7 H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2Cr2O7 प्लस K2SO4 बनाता है और H2Cr2O7 प्लस नवजात ऑक्सीजन 2CrO5 प्लस H2O बनाता है। यहाँ पर इसको पोटेशियम H2Cr7 को 4 नवजात ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो 4 नवजात ऑक्सीजन से 4 नवजात ऑक्सीजन कैंसिल करने के लिए पहले वाली अभिक्रिया को 4 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर जो हैं कैंसिल हो जाते हैं और दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने पर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 4H2O2 के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं 2CrO5 प्लस K2SO4 प्लस 5H2O प्राप्त होता है। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की जो संरचना होती है वो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। CrO के साथ 2 ऑक्सीजन परोक्सी लिंकेज के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +6 होती है और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इस संरचना को हम बटरफ्लाई संरचना कहते हैं, यानी कि ये संरचना बटरफ्लाई के जैसी होती है। क्षारीय माध्यम में H2O2 क्रोमियम लवणों को क्रोमेट के अंदर परिवर्तित कर देता है। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड 2CrOH थ्राइस प्लस 3H2O2 प्लस 4NaOH, ये इसको सोडियम क्रोमेट CrO4 के अंदर परिवर्तित कर देता है। क्रोमियम सल्फेट की अभिक्रिया कराते हैं तो इसको भी ये सोडियम क्रोमेट के अंदर परिवर्तित कर देता है। Cr2SO4 थ्राइस प्लस 3H2O2 प्लस 10NaOH, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा 2Na2Cr4 प्लस 3Na2SO4 प्लस 8H2O। H2O2 फिनॉल को H2O2 बेंजीन को फिनॉल के अंदर परिवर्तित कर देता है क्षारीय माध्यम में। C6 प्लस H2O2 में प्रोडक्ट बनाएगा C6H5OH प्लस H2O और फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड के अंदर ऑक्सीकृत कर देता है, यानी कि HCHO प्लस H2O2 प्रोडक्ट बन जाएगा HCWH प्लस H2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपचायक गुण। H2O2 इलेक्ट्रॉन दाता होने के कारण अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में अपचायक का कार्य करता है। क्षारीय अम्लीय माध्यम में सबसे पहले ये H2O2 का मॉलिक्यूल टूट के 2H प्लस ऑक्सीजन एवं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। जबकि क्षारीय माध्यम में H2O2 2 OH माइनस के साथ अभिक्रिया करके जल, ऑक्सीजन एवं 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। सबसे पहले यह सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर के अंदर अपचयित करता है। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया होती है, वो Ag2O प्लस H2O2, यहाँ पर 2 सिल्वर का अवक्षेप आता है प्लस H2O प्लस O2। मरकरी ऑक्साइड को ये मरकरी के अंदर अपचयित कर देता है। HgO प्लस H2O2 ये बनाएगा Hg प्लस जल एवं ऑक्सीजन। लेड ऑक्साइड को लेड डाइऑक्साइड को यानी कि लेड परऑक्साइड को लेड ऑक्साइड के अंदर अपचयित कर देता है। यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है PbO2 प्लस H2O2, ये अभिक्रिया PbO प्लस H2O प्लस O2। Cl2 की अभिक्रिया H2O2 के साथ कराते हैं तो ये क्लोरीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर अपचयित करता है। यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है Cl2 प्लस H2O2 उत्पाद बनता है HCl प्लस O2। इसी प्रकार से ब्रोमीन से हाइड्रोब्रोमिक अम्ल बनाता है, HBr बनाता है, Br2 प्लस H2O2 ये बनाता है 2HBr प्लस O2। H2O2 की अभिक्रिया ओजोन के साथ कराने पर यह ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में अपचयित कर देता है H2O2 प्लस O3, और ये दोनों मिलके उत्पाद जो बनाते हैं H2O प्लस 2O2 बनाते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर नाइट्रिक एसिड बनाता है N2O5 प्लस H2O2। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा HNO3 प्लस HOONO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराने पर नाइट्रिक अम्ल बनाता है, और H2O2 की अभिक्रिया एथीन के साथ कराने पर यह HOCH2 सिंगल बॉन्ड CH2
OH बनाता है, डाईऑल बनाता है, यानी ईथेन 1,2 डाईऑल बनाता है। विरंजक गुण, विरंजक गुण जो होता है H2O2 का वह ऑक्सीकरण प्रॉपर्टी के कारण होता है, इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण होता है। और यह ऊन, रेशम, हाथी दांत, बाल आदि जो मुलायम वस्तुएं होती हैं उनके विरंजन में काम आता है। H2O2 की जो विरंजन अभिक्रिया होती है, H2O2 का अणु H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है और ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके रंगहीन पदार्थ का निर्माण करती है। H2O2 की असमतलीय संरचना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो संरचना होती है वो एक नॉन पोलर या असमतलीय होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 प्रकार के बंध बनते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बंध की जो लंबाई होती है वो 0.95 एंगस्ट्रॉम होती है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध की जो लंबाई होती है वो 1.475 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध कोण होता है वो 94.8 एंगस्ट्रॉम होता है। और दो तल जो होते हैं, दोनों तलों के बीच में जो कोण होता है यानी डाइहेड्रल एंगल जो होता है वो द्वितलीय कोण जिसे कहते हैं वो 111.5 डिग्री होता है। और ये संरचना जो पाई जाती है वो गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है, यानी H2O2 जब गैसीय अवस्था में होता है तब ये वाली संरचना लागू होती है। लेकिन जब H2O2 ठोस अवस्था में पाया जाता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की जो लंबाई होती है वो 0.988 एंगस्ट्रॉम होती है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध की लंबाई जो होती है वो 1.458 एंगस्ट्रॉम होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध कोण बनता है वो 101.9 डिग्री होता है और जो द्वितलीय कोण यानी दो तलों के बीच में कोण होता है वो 90.2 डिग्री पाया जाता है। यानी कि गैसीय अवस्था और ठोस अवस्था में अणु पास आने के कारण कुछ बंध लंबाई और कोणों में मान में परिवर्तन आ जाता है। अब देखते हैं H2O2 के उपयोग क्या क्या होते हैं। H2O2 जो होता है मंद कीटाणुनाशक के रूप में घाव, दांत एवं कान को धोने के काम आता है। यह एक क्लोरीनाशक है। क्लोरीन द्वारा विरंजित वस्त्रों से क्लोरीन की अधिकता को हटाने में काम आता है। H2O2 का उपयोग रॉकेट, जेट, पनडुब्बियों और टॉर्पीडो के नोदन में किया जाता है। H2O2 का उपयोग प्रोपेलेंट के रूप में भी किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग ऊष्माक्षेपी होता है। जब H2O2 का विघटन होता है तो 2H2O2 = 2H2O + O2, तो यहाँ पर ऊर्जा निकलती है। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान -196 किलो जूल प्रति मोल होता है और ये ऊर्जा जो होती है अभिक्रिया को प्रोपेलेंट अभिक्रिया को चलाने के काम आती है। पुरानी पेंटिंग की सफाई के लिए भी H2O2 का उपयोग किया जाता है। कुछ जो तेल की जो ऑयल की पेंटिंग होती हैं उनके ऊपर लेड सल्फाइड की परत जम जाने के कारण उनका रंग काला हो जाता है, तो वहाँ पर जब H2O2 उन पेंटिंग के ऊपर लगाया जाता है तो H2O2 लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट के अंदर परिवर्तित कर देता है, उसका ऑक्सीकरण कर देता है और जिसको साफ कर लिया जाता है। और पुरानी जो तेल की पेंटिंग होती है जो बहुत लंबे समय से रखी हुई होती हैं वो बिल्कुल एकदम साफ हो जाती हैं, जिससे कि तेल चित्रों में रंग पुनः चमक जाते हैं। H2O2 का 30% विलयन पर हाइड्रोल कहलाता है और ये एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, यानी घाव वगैरह को धोने के काम आता है। H2O2 विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। आयतन के रूप में सबसे पहले H2O2 विलयन को आयतन के रूप में सांद्रता को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि 10 आयतन H2O2 का अर्थ होता है कि 1 ml H2O2 विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर NTP पर 10 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि यहाँ पर मैं लेता हूँ 20 आयतन H2O2 का अर्थ होता है कि 1 ml H2O2 विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर NTP पर 20 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगर मैं 50 आयतन H2O2 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि 1 ml H2O2 विलयन का पूर्ण अपघटन करने पर NTP पर 50 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी कि जितने आयतन H2O2 ली जाती है 1 ml H2O2 से अपघटन करने पर NTP पर उतने ही आयतन ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
अगर प्रतिशत के रूप में सांद्रता को व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि 10% H2O2 के 100 ml विलयन में 10 ग्राम H2O2 होगी। अगर हम बोलते हैं कि 20% H2O2 लिया गया है तो इसका मतलब है कि 20% H2O2 के 100 ml विलयन में 20 ग्राम H2O2 होगी। अगर 30% H2O2 लेते हैं तो इसका मतलब है कि 30% H2O2 के 100 ml विलयन में 30 ग्राम H2O2 होती है। नॉर्मलता के रूप में अगर व्यक्त करते हैं तो एक तुल्यांक जो होता है H2O2 का वो 1/2 मोल H2O2 के बराबर होता है। यानी कि H2O2 का जब तुल्यांकित द्रव्यमान निकालेंगे तो H2O2 का अनुभार बटे 2 हो जाएगा और H2O2 की नॉर्मलता 2 गुना मोलरता के बराबर हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम H2O2 की अगर आयतन सांद्रता दी हुई है तो उसको प्रतिशत सांद्रता में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं उसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। H2O2 की आयतन सांद्रता को प्रतिशत सांद्रता में व्यक्त करने के लिए हम किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर H2O2 के 2 मोल का जो अपघटन होता है वो 2H2O प्लस O2 के अंदर होता है। यानी कि H2O2 के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल देते हैं अपघटन करने पर। यानी कि H2O2 का 68 ग्राम जो होता है वो ऑक्सीजन का 32 ग्राम देता है अपघटन करने पर। यानी कि H2O2 के 68 ग्राम से NTP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। मान लेते हैं कि H2O2 विलयन की आयतन सांद्रता जो है वो V आयतन H2O2 है और H2O2 के 1 ml विलयन के अपघटन से NTP पर जो मुक्त O2 होती है वो VmL होती है। तो H2O2 के 100 ml विलयन के अपघटन से NTP पर जो मुक्त O2 होगी वो 100 VmL हो जाएगी। अतः समीकरण से हम देखते हैं कि NTP पर 22,400 ml ऑक्सीजन मुक्त होती है 68 ग्राम H2O2 से और NTP पर 100 VmL ऑक्सीजन मुक्त होगी 68/22,000 गुना 22,400 गुना 100 V। अतः जो H2O2 विलयन की सांद्रता होगी प्रतिशत सांद्रता होगी, इस सांद्रता को हम 100 से गुणा कर देंगे 68/22,400 गुना 100 V ग्राम प्रति 100 ml हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करके इसका जो मान आता है वो 0.3036 V ग्राम प्रति 100 ml होता है। 10 आयतन H2O2 विलयन की सामर्थ्य निकाल लिए, यानी कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में और सांद्रता प्रतिशत में। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है 10V 10 आयतन H2O2, इसका अर्थ होता है कि 1 ml H2O2 के अपघटन से NTP पर हमें 10 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यहाँ पर 1 ml H2O2 विलयन से NTP पर जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो 10 ml होती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। प्रति लीटर का मतलब होता है 1000 ml, यानी प्रति लीटर के लिए विलयन से NTP पर जो प्राप्त ऑक्सीजन होगी वो 10 गुणा 1000 ml यानी 10,000 ml बराबर 10 लीटर हो जाएगी। अब समीकरण हमारे पास है, जब 2H2O2 का अपघटन होता है तो ये 2 मोल H2O2 प्लस ऑक्सीजन बनाता है। 2 मोल H2O2 का जो भार होता है वो 68 ग्राम होता है और NTP पर जो 68 ग्राम H2O2 के भार से जो NTP पर ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो 22.4 लीटर होती है। तो यहाँ पर समीकरण के अनुसार हम देखते हैं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन मिलती है 68 ग्राम H2O2 से और 10 लीटर ऑक्सीजन जो हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी 68/22.4 गुना 10, यानी कि इसको सोल्व करेंगे हल करने पर 30.36 ग्राम H2O2 से आएगा। यानी कि 10 आयतन H2O2 की जो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकल के आएगी वो 30.36 ग्राम प्रति लीटर निकल के आएगी। इसी तरीके से अगर दूसरे नंबर पे सांद्रता प्रतिशत में हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 1 ml H2O2 विलयन से प्राप्त ऑक्सीजन जो होती है वो 10 ml होती है और प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए 100 ml विलयन हमें निकालना होगा। तो 100 ml यानी प्रतिशत के लिए प्राप्त O2 जो होगी 10/1 गुणा 100 बराबर 1000 ml हो जाएगी, यानी कि 1 लीटर हो जाएगी। अब समीकरण हमारी वही है, H2O2 का जो अपघटन होता है वो H2O प्लस O2 के अंदर होता है
और 68 ग्राम H2O2 से हमें 22,400 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अब समीकरण के अनुसार देखते हैं तो 22,400 ml ऑक्सीजन NTP पर प्राप्त होती है 68 ग्राम H2O2 से, और 1000 ml जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 1000 ml ऑक्सीजन NTP पर प्राप्त होगी 68/22,400 गुणा 1000 ग्राम H2O2 से। इसको हल करने पर यह आएगा 3.36 ग्राम H2O2 से, यानी कि 10 आयतन 10 वॉल्यूम H2O2 की जो प्रतिशत सांद्रता होगी वो 3.036% हो जाएगी। 20 आयतन 20 वॉल्यूम विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 20 आयतन H2O2 का अर्थ होता है कि 1 ml H2O2 के अपघटन से NTP पर 20 ml ऑक्सीजन प्राप्त होती है, और जो 20 ml आयतन के H2O2 विलयन का सांद्रण है वो 60.71 ग्राम प्रति लीटर है। तो यहाँ पर हम इस विलयन की मोलरता एवं नॉर्मलता ज्ञात करेंगे। 20 वॉल्यूम 20 आयतन विलयन की जो मोलरता होती है वो 20 आयतन H2O2 का सांद्रण ग्राम प्रति लीटर में बटे H2O2 का द्रव्यमान होता है। 20 आयतन H2O2 का सांद्रण 60.71 बटे इसका द्रव्यमान 34 मोलर, यानी कि 1.785 मोलर इसकी मोलरता आ जाएगी। 20 आयतन H2O2 की नॉर्मलता निकालते हैं तो 20 आयतन H2O2 का सांद्रण ग्राम प्रति लीटर में बटे H2O2 का तुल्यांकित द्रव्यमान 60.71 बटे इसका तुल्यांकित द्रव्यमान 17 होता है, यानी कि इसकी जो नॉर्मलता निकल के आएगी वह 3.570 नॉर्मल आएगी। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, तो H2 का दहन करने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसे आजकल दैनिक जीवन में देखा जाए तो हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे ईंधन उपयोग में किए जाते हैं, जैसे LPG है, ऑक्टेन है, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल एवं CNG आदि गैसें ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन इन सभी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इनसे वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जहरीली गैसें भी वायुमंडल के अंदर फैलती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा वायुमंडल के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को अगर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अन्य ईंधनों की तुलना में, और ये पॉल्यूशन फ्री होता है, यानी कि इससे वायुमंडल में कोई भी हानिकारक गैसें नहीं छोड़ी जाती हैं, सिर्फ जलवाष्प निकाली जाती है। और लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये अन्य ईंधन की तुलना में लगभग 30 गुना महंगी होती है। तो अगर हम ऊर्जा की बात करें, यहाँ पर देखें दहन से मुक्त ऊर्जा किलो जूल प्रति ग्राम में, तो गैसीय हाइड्रोजन जो होती है वो 143 किलो जूल देती है, द्रव हाइड्रोजन 142 किलो जूल, LPG 50 किलो जूल, मीथेन 53 किलो जूल और ऑक्टेन द्रव जो है वो 47 किलो जूल देता है। यानी कि अन्य सभी ईंधनों की तुलना में जो गैसीय हाइड्रोजन है उसकी किलो जूल प्रति ग्राम जो ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको सिलेंडरों के रूप में भंडारित किया जाता है और इसका भंडारण काफ़ी महंगा होता है। अन्य रॉकेट वगैरह चलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का ईंधन सेल के रूप में उपयोग। ईंधन सेल वह सेल होती है जो ईंधन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देता है और इस विद्युत ऊर्जा से अनेक प्रकार के कार्य लिए जा सकते हैं। इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड लगे होते हैं तथा सांद्र NaOH का विद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। एनोड से H2 गैस एवं कैथोड से ऑक्सीजन गैस भेजते रहते हैं। यहाँ पर जो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया होती है वो 2H2 + 4OH- इक्वल टू 4H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4OH-। और जो कंप्लीट अभिक्रिया होती है, पूर्ण अभिक्रिया होती है, 2H2 + O2 इक्वल टू 2H2O होती है। इसके अंदर एक पात्र होता है, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में रेजिन भरा हुआ होता है और यहाँ पर एनोड की तरफ से लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते रहते हैं और कैथोड की तरफ से लगातार ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते रहते हैं, और दोनों के दहन से जल निर्मित होता है और ऊर्जा निकलती है। इस सेल का उपयोग अधिकांश रूप से, मुख्य रूप से अंतरिक्ष यानों में होता है।
और 1992 में एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पहली बार हाइड्रोजन सेल से बस चलाई थी। H2 सेल के अंदर जो हाइड्रोजन जो होता है ऊर्जा के रूप में जब इसको उपयुक्त करते हैं, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। यह है प्रदूषकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO, SO2 आदि से मुक्त होता है। ऊर्जा की मात्रा जो होती है अन्य ईंधन की तुलना में अधिक होती है और दहन पर जल प्राप्त होता है जो कि हानिकारक नहीं होता है। और बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे ये वीडियो ज़्यादा मात्रा में आप तक पहुंचाई जा सके, इसका ज़्यादा मात्रा में बच्चे लाभ उठा सके। इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन का जो चैप्टर नंबर 9 है ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में और अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।